हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ये यूनिट आपको दो जगह काम आने वाली है। एक तो आप इसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के पार्ट में पढ़ते हैं। सेकंड, जब आप अपने फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट होता है ऑब्स्टेट्रिक्स, तो वहाँ भी हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जगह काम आने वाली है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए समझते हैं और जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, जिसका नाम है जाइगोट। तो जाइगोट क्या होती है? फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। कैसे बनती है? तो आपको पता है कि मेल से स्पर्म आता है, ये फीमेल के ओवम या फिर एग के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है, और ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। फिर आप जानते हैं कि जाइगोट में क्या होता है? मल्टीपल टाइम डिवीजन होते हैं और डिफरेंशिएशन होते हैं, जिससे क्या बनता है? एक फीटस का बर्थ होता है। क्या होता है? एक फीटस का बर्थ होता है। तो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इस जाइगोट से लेके फीटस बनने तक की जो कहानी है, जाइगोट से लेकर फीटस बनने तक का जो प्रोसीजर है, उसकी अगर हम स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि जाइगोट से जब एक बर्थ होता है, एक फीटस का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे जाइगोट के अंदर क्या ग्रोथ होती है, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होते हैं, इस सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। यानी कि इस फीटस के फॉर्मेशन की कहानी, ये फीटस इस जाइगोट से कैसे फॉर्म हुआ, उसके अंदर कैसे ग्रोथ हुई, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए उसके अंदर, इस सारी स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आई? जाइगोट जो है वो आपको पता है क्या है? आपकी फर्स्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। यहां से क्या होती है? लाइफ स्टार्ट होती है। बनता कैसे है? फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच में होता है? बिटवीन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है? आपको पता है स्पर्म। फीमेल गैट क्या है? गैमेट क्या है? ओवम या फिर एग। अब देखो, ये जो स्पर्म है ये कहां से आता है? मेल से आता है। तो मेल के अंदर कैसे बनता है? तो मेल के अंदर ये एक प्रोसेस से बनता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये मेल के अंदर कहां होता है? मेल के टेस्टिस के अंदर होता है। तो बेसिकली मेल के टेस्टिस के अंदर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जिसकी हेल्प से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, और ये स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा। फीमेल की बॉडी में जाके वो किससे फ्यूज करेगा? ओवम से फ्यूज करेगा, जिसको हम एग बोलते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और इससे हमारा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओवम जो फीमेल के अंदर बन रहा है वो कहां बनता है? ओवरी में बनता है, और जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस बोलते हैं। ये दोनों जो टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना और ऊजेनेसिस ओवम का बनना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। तो एक सिंपल लाइन में कहें तो जाइगोट से फीटस बनने के दौरान जो भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की हो सकती है, एलिफेंट की हो सकती है, डॉग की हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमें ह्यूमन के बारे में डिस्कस करना है तो हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो एम्ब्रियोलॉजी है किसने दिया था? तो टर्म एम्ब्रियोलॉजी जो दिया गया था वो दिया था कैस्पर फ्रेडरिक वॉल्फ ने। कुछ जगह ऐसा दे रखा है कि ये मार्टिन चुरिंग ने दिया था, बट कैस्पर इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, लेकिन हमने बात करी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो ये दिया था विल्हेम हिस ने। फादर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी हम किसको बोलते हैं? विल्हेम हिस को बोलते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, तो वो है हमारे इंद्रवीर सिंह, जिनकी हम बुक्स भी स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, बेसिकली जो है ये एक पार्ट है एक बड़े सब्जेक्ट का। तो एक बड़ा जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स एक बड़ी ब्रांच है मेडिकल साइंस की। ठीक है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें बेसिकली हम तीन चीजों पे फोकस करते हैं। पहला है प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी यानी वही एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है, मदर के अंदर होता है। जाइगोट से कैसे एक फीटस डेवलप होता है, तो ऑब्स्टेट्रिक्स में एक तो ये स्टडी करते हैं। दूसरा कि डिलीवरी, जिसको हम दूसरे टर्म में बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। पार्चुरेशन कैसे इजीली इफेक्टिव हो सकता है विद केयर प्रॉपर। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करते हैं पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है, जो न्यू बॉर्न होता है, क्या होता है? न्यू बॉर्न होता है, उसकी केयर। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं। जो बच्चा एकदम नया, एकदम बिल्कुल इस एनवायरमेंट में आया है, फर्स्ट टाइम आया है इस एनवायरमेंट में, उसकी केयर पोस्ट नेटल केयर जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों जो स्टडी है ये किसके अंदर आती है? ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आती है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकली स्टडी करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी को और प्रोसेस ऑफ डिलीवरी को, और ये भी इंश्योर करते हैं द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द बोथ मदर एंड न्यूबॉर्न। पोस्ट नेटल केयर को भी देखते हैं। पोस्ट नेटल केयर किसकी? बच्चे की और मदर की, दोनों की, मदर एंड न्यूबॉर्न दोनों की पोस्ट नेटल केयर। तो ये तीनों चीजें किसमें स्टडी करी जाती हैं? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें इसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। एम्ब्रियोलॉजी इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट है बस, प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी वाला। ठीक है, तो अभी हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम इसी को किसमें फॉरवर्ड कर देंगे? ऑब्स्टेट्रिक्स में फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इस फेज में हैं, हम प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर देंगे ऑब्स्टेट्रिक्स में, और हम डिस्कस करेंगे डिलीवरी एंड पार्चुरेशन एंड पोस्टनेटल केयर।
ऑब्स्टेट्रिक्स के साथ एक वर्ड हमेशा यूज होता है, दैट इज गायनेकोलॉजी, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिया अभी कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, कि प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिलीवरी कैसे हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे, और बच्चे के पैदा होने के बाद मदर की और बच्चे की केयर कैसे की जा सकती है, कब वैक्सीन लगना है, मदर को क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के कब कब कौन से वैक्सीन लगेंगे उसके क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी पोस्टनेटल केयर। तो ये सब ऑब्स्टेट्रिक्स है। गायनेकोलॉजी क्या है? गायनेकोलॉजी एक दूसरी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, उनमें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अगर हम किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एबनॉर्मलिटी, डिसऑर्डर या डिसीज की स्टडी करते हैं, तो ये किस में आती है? गायनेकोलॉजी में आती है। गायनेकोलॉजी में एक चीज और इंक्लूड की जाती है कि फिजिकल केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। इसमें हम ये भी इंक्लूड करते हैं कि कैसे एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकती है, कैसे उसकी फिजिकल केयर कर सकती है। एबनॉर्मलिटी, डिसऑर्डर, डिसीज तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या किया जा सकता है, केयर करके उसको सही रखा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट टाइमलाइन ऑफ द ह्यूमन बर्थ। यानी एक जो बच्चा पैदा होता है उसकी एक थोड़ी सी टाइमलाइन देखने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे कहां से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे उसकी लाइफ चलती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें किसी के बर्थ की, तो बर्थ कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म मेल से आता है और ओवम या एग फीमेल के अंदर होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जो कि क्या है? फर्स्ट सेल है। क्या है? फर्स्ट सेल है। और यहां से लाइफ स्टार्ट होती है। यहां से लाइफ क्या होती है? स्टार्ट होती है। बट कब ये स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा, इसका एग्जैक्टली डे आप नहीं कंक्लूड कर सकते। कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, स्पर्म का कुछ 2 दिन का लाइफ स्पेन होता है, ओवम उस टाइम पे प्रेजेंट था या बाद में आया, किस दिन आया, तो एग्जैक्टली आप किस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, किस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, किस दिन ये जाइगोट बना, उसको आप कंक्लूड नहीं कर सकते। तो फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जब भी हमारे पास कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो हम उससे यह पूछते हैं कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, और हम उसका फर्स्ट डे पूछते हैं। साथ ही साथ हम ये एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है फीमेल के अंदर वो 28 डेज की है, जो कि एक आइडियल है। जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर 28 डेज की हो, एक आइडियल है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है, क्योंकि हम एग्जैक्ट डे नहीं कंक्लूड कर सकते फर्टिलाइजेशन का या जाइगोट के फॉर्मेशन का, तो हम फीमेल से पूछते हैं कि उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था और उसका फर्स्ट डे हम उससे पूछते हैं। साथ ही साथ हम ये मान के चलते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आइडियली 28 डेज की है। ठीक है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आई है तो ये जो डे 1 है इसको हम क्या मान रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आइडियली कितने दिन की मान रखी है? 28 डेज की। कितना? 28 डेज की। अगर 28 डेज की आइडियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन किस दिन माना जाता है? 14th डे, यानी 2 वीक बाद। आफ्टर 2 वीक्स ऑन द डे 14 क्या माना जाता है कि उस फीमेल के अंदर क्या हुआ होगा? ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। हम ये मानते हैं कि इसी दिन क्या हुआ है? स्पर्म आया है। 14th डे ओव्यूलेशन हुआ है, 14th डे स्पर्म आया है, और स्पर्म क्या है? ओवम से जाके फ्यूज किया है 14th डे में, और यहीं क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है, और आपकी पहली सेल जो है वो बन गई है, दैट इज जाइगोट। तो जाइगोट यहां पे बन चुका है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं, और ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। डिवीजन करके क्या बना लेता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। तो पहले ये एक सिंगल सेल था इस तरीके से, अब इसने क्या बना लिया? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? दिस इज मोरूला। अभी जो मोरूला होता है ये बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल का यूट्रस होता है, फीमेल का यूट्रस जो होता है वहां जाके इस तरीके से इंप्लांट करता है। इंप्लांट मतलब अटैच करता है। जब तक ये अटैच नहीं होगा तब तक हम प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं करते। और ये अटैचमेंट जो होता है ये होता है 21th डे पे। किस पे? 21th डे पे। ये जो दिन चल रहा है, जो डेज है, वो काउंट कहां से कर रहे हैं हम? लास्ट, ध्यान रखना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से, क्योंकि एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन कब हुआ था हमें नहीं पता। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, वो है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका डे 1 से हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं चीजें। ठीक है, आगे कुछ और कहानी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो जो 21th डे था यानी 3rd वीक, नाउ 3rd वीक पे क्या हुआ है? इंप्लांटेशन हुआ है, यानी कि ये जो मोरूला है ये किससे अटैच हुआ है? यूट्रस से अटैच हुआ है। और जब तक ये अटैच नहीं होता तब तक प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मोरूला आया है वो यहां से होकर निकल के बाहर चला जाए, तो प्रेगनेंसी कहां से होगी फिर? तो जब तक इंप्लांटेशन नहीं होता प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं की जाती। इंप्लांटेशन 21 डे पे होता है, दैट इज 3rd वीक। अच्छा, इंप्लांटेशन हो गया, अब प्रॉपर्ली क्या होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और 280 डे 280 इस दिन क्या होगा? हम मानते हैं कि डिलीवरी होगी, 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी होते हैं हमारे कहते हैं। ठीक है, यानी 280 जो डे होता है वहां पे हम क्या मानते हैं? आइडियली डिलीवरी हो जाएगी। तो 280 डेज तक जो ये पीरियड है, फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे 1,
फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे 1 से लेकर ये जो डे 280 है 280 दिन तक, इसको हम बोलते हैं बेसिकली जेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज। क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज। बेसिकली हम इसको वीक में कंसीडर करते हैं। तो 28 डेज थे ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो बोलते हैं 40 वीक्स। तो अगर कोई पूछे कि जेस्टेशनल एज या मेंस्ट्रुअल एज कितने वीक की होती है, तो आंसर इज 40 वीक। 40 वीक इसको हम बोल देते हैं 280 डेज या फिर 10 ल्यूनार मंथ। एक ल्यूनार मंथ 28 दिन का होता है, 28 डेज का होता है। तो कितने हो गए? 280 डेज है तो 10 ल्यूनार मंथ्स। और जो हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो यही फॉलो करते हैं, दैट इज जेस्टेशनल एज। वो प्रेगनेंसी को कहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के डे 1 से। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के डे 1 से लेकर ये जो डे 280 है, ये क्या कहलाएगा? जेस्टेशनल पीरियड, जेस्टेशनल एज या फिर मेंस्ट्रुअल एज, जो कितने की होती है? 40 वीक्स, 10 ल्यूनार मंथ या 280 डेज। बट क्या ये रियल है? ये रियल नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी यहां से स्टार्ट नहीं हुई है। यहां तो मेंस्ट्रुएशन हो रहा था, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है यहां से। तो यहां से यहां तक के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? डिफरेंस है 2 वीक्स का। यानी कि ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन है ये 2 वीक पहले से मान के चल रहे हैं बातें। प्रेगनेंसी तो जो फर्टिलाइजेशन था वो तो 2 वीक बाद हुआ था ना। आप तो यहां से कहानी शुरू कर दी यहां से, जबकि यहां तो कुछ था ही नहीं, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बेसिकली ऑब्स्टेट्रिशियन 2 वीक पहले से कहानी बनाना चालू कर देता है। एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक्चुअल में जो जाइगोट बना था वो तो यहां बना था। तो जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस एज को फॉलो नहीं करते। वो फॉलो करते हैं एक एज को जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन एज, या जिसको बोलते हैं पोस्ट कंसेप्शन एज। और ये मानी जाती है यहां से, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से। वो क्या करेगा? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछेगा, कौन? रेडियोलॉजिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट। उसके अकॉर्डिंग लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसमें से फिर वो 14 डेज क्या करेगा? माइनस करेगा। यानी जो 280 डेज है, ये जो आपके 280 डेज है, इसमें से 14 डेज माइनस करेगा, क्योंकि इन 40 डेज में कोई कुछ फर्टिलाइजेशन थोड़े ना हुआ है, ये 14 डेज। तो बेसिकली जो ओव्यूलेशन एज होगी वो क्या होगी? 2 वीक कम होगी। 14 डेज मतलब 2 वीक्स, 2 वीक्स। तो अगर आप डेटा देखें ओव्यूलेशन एज का, जो एग्जैक्ट जो रियल है, मतलब जिसको हम रियल कह सकते हैं, एग्जैक्टली रियल तो नहीं होता, बट जिसको हम इसके कंपैरिजन में, ये तो कंप्लीटली मिथ है ना जेस्टेशनल एज वाला, तो क्योंकि हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के डे 1 से काउंट कर रहे हैं। उस दिन तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो ओव्यूलेशन एज जो कंसीडर की जाती है वो फर्टिलाइजेशन वाली यहां से कंसीडर की जाती है, दैट इज 2 वीक लेस, यानी 38 वीक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन फॉलो करते हैं वो जेस्टेशनल एज फॉलो करते हैं, जो कि 40 वीक्स की होती है, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं वो ओव्यूलेशन एज या पोस्ट कंसेप्शन एज को फॉलो करते हैं, जो होती है 38 वीक्स की। अब एक आपको एक दिक्कत आती है कि सर मान लीजिए हमें तो एग्जाम में एमसीक्यू दे दिया, हमें तो एमसीक्यू करना है, और एमसीक्यू में उसने एक सवाल पूछ लिया कि सर हार्ट बीट फर्स्ट बिगिन एट व्हाट वीक, कि पहली बार हार्ट की जो साउंड होती है वो बच्चे में किस वीक में सुनाई देगी। तो आपके सर 2 ऑप्शन है हमारे पास, जवाब किसके अकॉर्डिंग दे? जवाब यहां से स्टार्ट करें, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया उसने, आपको सवाल दे दिया कि फर्स्ट हार्ट जो साउंड होती है, फर्स्ट टाइम हार्ट की जो साउंड होती है वो कब सुनाई देगी। तो सर अब हम जो सवाल करेंगे, जो जवाब देंगे, वो यहां से जवाब देंगे डे 1 ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या जो रियल होता है जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो यहां से जवाब देंगे, क्योंकि दोनों केस में जो जवाब होंगे वो डिफरेंट होंगे। और जो डिफरेंस होगा वो कितने टाइम का होगा? 2 वीक्स का। 2 वीक्स का डिफरेंस होगा। यहां से यहां तक कितने वीक का डिफरेंस है? 2 वीक्स का। तो जो आंसर होगा, अगर हम जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जवाब देंगे और ओव्यूलेशन एज के अकॉर्डिंग जवाब देंगे, तो आंसर में जो डिफरेंस आएगा वो 2 वीक्स का आएगा। तो हम किसके अकॉर्डिंग जवाब दें? ध्यान रखिएगा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो जब तक कुछ मेंशन नहीं है, अंटिल एनीथिंग इज मेंशन्ड, आप जो जवाब देंगे वो ओव्यूलेशन एज के अकॉर्डिंग देंगे, जो कि 38 वीक की कंसीडर की जाती है। कहां से कंसीडर की जाती है? फर्टिलाइजेशन से, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से कंसीडर की जाती है। डे ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो टाइम है उसमें से 14 दिन कम। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मेंशन दे रखा हो कि एलएमपी से बताना है, तो आपको जेस्टेशनल पीरियड से कंसीडर करना है, दैट इज 40 वीक्स। तो हार्ट की जो बीट होती है वो फर्स्ट टाइम हमें, अगर ऐसे सवाल दे रखा है, कुछ नहीं मेंशन किया, तो आंसर इज 4 वीक। तो आंसर इज 4 वीक। सॉरी, लाइट इज गॉन, तो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा स्क्रीन, बट कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए। तो द आंसर इज 4 वीक। बट अगर यहां मेंशन कर दे रखा है कि व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो आपको क्या करना है? 2 वीक ऐड कर देने, दैट इज 6 वीक। आंसर इज 6 वीक। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब क्या वर्ड हमें कंक्लूड करना है। तो बेसिकली हम पोस्ट कंसेप्शन एज को पढ़ने जा रहे हैं, पोस्ट कंसेप्शन एज एंड इट्स स्टेजेस। ठीक है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या स्टेजेस होती हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि ये जाइगोट है, और इसके अंदर क्या होंगे? डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। और इसके अंदर डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होंगे तो क्या बनेगा? फीटस बनेगा। और इस ड्यूरेशन में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं और किस टाइम पे बोलते हैं, वो हम टाइम फ्रेम के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पोस्ट कंसेप्शनल एज में सबसे पहले मान लीजिए जिस दिन स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करें उस दिन जाइगोट बनाए, और यहां से स्टार्ट हुई है, यहां से क्या हुआ है? हमारी वॉच जो है वो स्टार्ट हुई है, बिल्कुल एकदम टाइम स्टार्ट हुआ है।
तो जिस दिन जायगोट बना है वो 0 डे है, वहां से स्टार्टिंग हुई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पीरियड आता है जायगोट के बाद वो है प्री एम्ब्रियो पीरियड। जो प्री एम्ब्रियो पीरियड है वो 3 वीक्स का कंसीडर किया जाता है, 3 वीक्स का। तो इसमें इसको हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज क्लीवेज एंड मोरुला। तो जायगोट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, क्लीवेज एंड मोरुला। तो जायगोट वाज ऑन 0 डे, क्लीवेज ऑन डे 1 और मोरुला अप टू डे 4। तो क्लीवेज एंड मोरुला फ्रॉम डे 1 टू डे 4 स्टेज रहती है। मोरुला मैंने आपको बताया था, ये यहां पे सिंगल रहती है, सिंगल सेल रहती है जायगोट। यहां पे क्या बनाएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। अच्छा, डे 1 टू डे 4 क्या रहेगा, किस स्टेज, डे 1 टू डे 4 जो स्टेज रहेगी उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज एंड मोरुला। उसके बाद डे 5 टू डे 7 इट इज, इस स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टूला। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है फ्रॉम डे 7 टू डे 10, बेसिकली स्टेज नहीं होती, इसमें क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है। जो आपकी ये ब्लास्टोसिस्ट है ये जाके कहां अटैच होती है, यूट्रस की वॉल से अटैच होती है, तभी हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं प्रेगनेंसी, इसलिए मैंने इसको यहां मेंशन किया। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है गेस्टुला। गेस्टुला कब तक होती है, अप टू 3 वीक्स यानी डे 21। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ये है प्री एम्ब्रियो पीरियड। तो पहले जायगोट 0 वीक्स अप टू 3 वीक्स क्या है, प्री एम्ब्रियो पीरियड। 3 वीक्स के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड कहां से कहां तक चलता है, फ्रॉम 3rd वीक टू 8 वीक्स। उसके बाद आता है फीटल पीरियड, वो 8 वीक्स से लेकर अप टू बर्थ, 8 वीक्स से लेकर अप टू बर्थ, बर्थ यानी 40 वीक्स, इसको क्या बोलते हैं, फीटल पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड फ्रॉम द वीक 3 टू वीक 8 और एंड आफ्टर वीक 8 अप टू द बर्थ वी कंसीडर इट एज फीटल पीरियड। ठीक है, अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद की कहानी समझते हैं। बच्चा पैदा हो गया तो उसको बोलते हैं न्यूनेट। क्या बोलते हैं, न्यूनेट। तो ये न्यूनेट चलता है बर्थ से लेकर उसके 1 मंथ तक। फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ इट इज कॉल्ड न्यूनेट। 1 मंथ के बाद जब बच्चा 1 ईयर तक होता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। 1 ईयर से 3 ईयर तक होता है तो उसको बोलते हैं टॉडलर। 3 ईयर से 5 ईयर का होता है तो बोलते हैं प्री स्कूलर। 5 ईयर से 12 ईयर का होता है तो बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज। एंड 12 ईयर से 18 ईयर तक का होता है तो हम इसको बोलते हैं एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। इसी को हम टीनेज ईयर बोलते हैं। एंड आफ्टर 18, ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, इट इज कॉल्ड एडल्ट, 18+। Okay, so this was all about the introduction of embryology, obstetrics and gynecology. वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।